मॉर्निंग टू ऑल। अपना चल रहा है जेंडर जस्टिस, और जेंडर जस्टिस का आज लास्ट डे है। कल अपना क्रिसमस डे, माता तुलसी पूजन दिवस और भगवत गीता दिवस मनाया अपन ने, है ना। और आज हम पढ़ेंगे अपना बाकी जेंडर जस्टिस। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था वुमेन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में देखा था हमने, जिसमें पहला हम पॉइंट देख रहे थे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में हमने बात की थी। प्रियम्बल के बारे में बात की थी कि प्रियम्बल क्या होता है ना, जो क्या क्या गारंटी देता है हमारे लिए, प्रियम्बल के अंतर्गत क्या क्या आता है, और इक्वलिटी प्रोविजंस इन फंडामेंटल राइट्स हमने देखने की कोशिश की थी, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बारे में बात करने वाले थे लेकिन हमने बात नहीं की थी। तो एक बात समराइज करते हैं हम पहले, सबसे पहले कि भारत संविधान की प्रस्तावना एक दृष्टि में फिर से देख लो, हम उसको देख लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये अपन ने पिछली बार देखा था, और अपन ने सबसे पहले देखी प्रस्तावना, हमने इंग्लिश में भी वहां पे देखा था, अभी फिर से उसको इंग्लिश में यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूं मैं। तो बात समझने लायक ये है कि जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है वो हमको गारंटी देती है इसके बारे में कि जनता की सामूहिक इच्छा की इंपॉर्टेंट है। सामूहिक इच्छा मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये हम जानते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास मताधिकार है, जो हमें कहाँ से मिला है, लोकतंत्र से मिला है। और लोकतंत्र मतलब प्रजातंत्र, प्रजातंत्र मतलब डेमोक्रेसी। यहाँ पे हमको अपनी बात रखने, पढ़ने, लिखने, घूमने फिरने, शादी विवाह करने, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 में कुछ रिस्ट्रिक्शन दे रखे हैं, उनके रहते हुए वो आवश्यक हैं, इसलिए रखे गए हैं। जैसे नागालैंड और कोहिमा राज्य हैं जहाँ पे जनजातियाँ रहती हैं, निवास करती हैं, जिन जनजातीय क्षेत्रों में रिस्ट्रिक्शन है कि वहाँ आप घूम नहीं फिर सकते, वहाँ अंदर नहीं जा सकते, तो वो इसलिए रखा गया है ताकि आप उनकी स्वतंत्रता को भंग नहीं करें और वो आपकी स्वतंत्रता को भंग नहीं करें। कल मैंने पिछली बार जब मैंने इसको समझा रहा था, मैं आपको उसको समझाते समझाते मैंने एक इंपॉर्टेंट बात कही थी, वो ये थी कि हमारा जो राइट है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो भी राइट्स हैं, वो कहाँ तक रहते हैं, जहाँ तक कि आपका राइट चालू नहीं हुआ, है ना। मेरा राइट्स वहीं खत्म हो जाता है जहां आपका या सामने वाले का अधिकार चालू हो गया। जहां उसका अधिकार चालू हो रहा, वहां मेरा अधिकार समाप्त होता है। ऐसा नहीं कि हम अपने अधिकार के जोश में आके सामने वाले के अधिकारों को ओवरराइड कर दें, उसको परेशान कर दें अपने। ये तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अधिकार की दायरे में और सीमा में रहें। वहीं एक और बात इंपॉर्टेंट देखी थी अपन ने कि भारतीय जनता के आदर्श समाजवाद हैं, धर्मनिरपेक्षता है और प्रजातंत्र है। हम वी आर ऑल द सोशल पर्सन्स, है ना, सोशल हैं। सोशल क्यों है कि हम समाज में रहते हैं, हम जंगल में नहीं रहते हैं, हम अकेले में नहीं रहते हैं, हम एकांत हमको पसंद नहीं है, और हम सबके साथ रहना चाहते हैं, सबके साथ रहते हैं। तो सबके साथ रहते हैं तो हमको ऐसे रहना पड़ेगा कि हम सबका विकास हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, लड़ाई झगड़े हम ना करें। तो समाजवाद मतलब एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे के विकास की बात करना, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होना, ये समाजवाद है ना। समाज में हम रह रहे हैं तो समाज के नियमों को हमको पालन करना पड़ेगा, तो उसकी गारंटी ये देता है। दूसरा धर्मनिरपेक्षता की बात करता है कि राष्ट्र का कोई नहीं, राष्ट्र का, स्टेट का कोई धर्म नहीं है, मतलब किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं करेगा और किसी भी धर्म को मानने से रोकेगा नहीं। मतलब कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है। जैसे कल थी क्रिसमस, लोगों ने क्रिसमस डे मनाया और पूरे भारत में लगभग मनाया होगा, जिसमें अकेले ईसाई थोड़ी हैं जिन्होंने मनाया उसको, पूरे भारत के लोगों ने मनाया, विश्व के लोगों ने मनाया। तो लोग मना रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा थी मनाने की। हम रोक नहीं सकते कि हिंदू क्यों मना रहा है, या मुसलमान ने क्यों मनाया, या बौद्ध ने क्यों मनाया, भिक्षुक ने क्यों मनाया। अरे सब मनाओ, मना सकते हो। और इसके अलावा हर एक जो संप्रदाय के लोग हैं वो अपने संप्रदाय के लोगों से आगे बढ़ने की बात कर सकते हैं, अपने धर्म प्रचार की बात कर सकते हैं, दूसरों से भी बात कर सकते हैं, लेकिन शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए। कभी भी किसी पे आरोपित नहीं किया राष्ट्र ने किसी भी धर्म को, ना तो किसी धर्म को वो बढ़ावा देते हैं, ना किसी भी धर्म की टांग बढ़ के खींचते हैं। ये काम नहीं है, इसको कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, मतलब स्टेट का कोई भी धर्म नहीं होगा। तो ये दो पॉइंट अपन ने देखे थे। इसके अलावा देखा था हमने, उसके अपन देखा था उसका मतलब जो आपका प्रियम्बल है, उसके प्रस्तावना के अंतर्गत क्या क्या उन्होंने दे रखा है, क्यों प्रस्तावना इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसको हमारे सिलेबस के अंतर्गत रखा है, जो महिलाओं के संरक्षण के लिए। अब महिलाओं की बात तो मैंने कर ही नहीं रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो उसमें इंक्लूडेड हैं।
अंडरस्टूड है कि महिलाओं को भी वो अधिकार हैं जो पुरुषों को हैं, क्योंकि व्यक्ति शब्द कहा है, नागरिक शब्द कहा है। नागरिक मतलब वो नागरिकता जिन्हें प्राप्त है, जो भारत के निवासी हैं, जो बाहर से आते हैं, कोई भी रह रहे हैं यहाँ के, वो सब व्यक्ति हैं और व्यक्ति में सब शामिल है, नागरिक भी हैं व्यक्ति में। तो जो अपने यहाँ के लोग हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सब नागरिक हैं, है ना। जिनको मताधिकार प्राप्त है वो नागरिक हैं, जिनके पास मताधिकार नहीं है वो नागरिक नहीं, व्यक्ति हैं। वैसे तो व्यक्ति हैं ही, लेकिन व्यक्ति शब्द में नागरिक शामिल है ना। नागरिक मतलब एक सिटीजनशिप, यहाँ की सिटीजनशिप प्राप्त हो गई है उनको। मानव की स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों की प्रस्तावना में बात कही गई है कि मानव की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। मानव जब जन्म लेता है तो शुरू से ही स्वतंत्र है, वो किसी का परतंत्र नहीं है, किसी के गुलाम नहीं है, दासता की बात नहीं करेंगे और किसी के अंदर किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी को अपना बंधुआ मजदूर नहीं बनाएंगे। पहले बंधुआ मजदूर होते थे, इसके बारे में मैंने पिछली बार बात की थी, लेकिन अपन एक बार फिर से रिपीट करके उसको आज वहीं तक लेके जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से वो आगे चलेगा अपना, क्योंकि अभी अपने पास उतना समय है नहीं आज, क्योंकि 2 दिन अपने निकल गए फालतू में, छुट्टी के रूप में निकल गए और एक दिन पहला दिन में निकल गया था अपना, तो प्रॉपर नहीं हो पाया। तो अभी बात कर रहे थे अपन कि मानव की स्वतंत्रता की बात करें। स्वतंत्रता हमको जन्मजात प्राप्त है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और भारत में जन्म लिया है। हमको मूलभूत अधिकार भी हमको प्राप्त हैं, हमको फंडामेंटल राइट्स हमको प्राप्त हैं, जीने का भी हमको विकास करने का और सम्मानीय जीवन, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है हमको। वहीं समता की बात करते हैं, सभी समान हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं है। वो अलग बात है कि आर्टिकल 15, 16 और के अंतर्गत कुछ असमानता के बाद भी समानता की बात की गई है, क्योंकि वो आवश्यक थी। कुछ वर्ग हैं ऐसे जिनके जो पिछड़े होने के कारण उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी। जो स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, उनके परिस्थिति के अनुसार, उनके स्ट्रक्चर, उनके शरीर के बनावट, उनकी संरचना, उनके विकास के हिसाब से उनको संरक्षण की आवश्यकता है, तो उसकी बात करता है संविधान। तो उसके बाद भी समता बनी हुई है, समता को हटाया नहीं गया। बंधुत्व के आदर्शों की बात करता है, सब बंधु हैं, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, कोई किसी को रोकेगा टोकेगा नहीं, कोई किसी के बढ़ने में, विकास में, कहते हैं ना, व्यापार कर रहा है तो हम किसी को व्यापार करने से रोक सकते, कोई विवाह कर रहा है तो उसको विवाह करने से रोक सकते। और वहीं आप कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ते होंगे कि विवाह करने के विरुद्ध सारे अपराध जो कॉन्ट्रैक्ट हैं सारे के सारे शून्य हैं, व्यापार के विरुद्ध अवरुद्ध करार सारे शून्य हैं। क्यों हैं? क्योंकि भाई सबको अधिकार है, स्वतंत्रता है ना। इस बंधुत्व की बात करता है और ये उसने कहा हमको दे दिया, काय में इंट्रोडक्शन जो प्रीएम्बल है उसमें ये अधिकार हमको प्राप्त हो गए हैं, वहीं से वो उनकी गारंटी की बात करता है। राष्ट्रीय एकता सर्वोपरि है। यहाँ पे राष्ट्रीय एकता सर्वोपरि है कैसे कहते हैं कि भाई हम कुछ भी हैं, लेकिन हम किसी के भी हैं, किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के लोग हों, लेकिन राष्ट्रीय एकता इंपॉर्टेंट है कि हम सब एक हैं। तो वही तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अनेकता में एकता, राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी विशेषता है। वो कैसे हम देखते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची 3 सूचियां हैं। वो संघ सूची के विषय हैं, संघ के ऊपर राज्य सूची के विषय राज्य बना सकता है, और संवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसमें संघ और राज्य सूची दोनों के विषय को रखा गया है। मतलब ये वो विषय हैं जिन पे राष्ट्र काम करता है, स्टेट काम करती हैं, ताकि इनका अधिक से अधिक विकास हो सके। और कभी प्रोविजंस लगते हैं, इमरजेंसी प्रोविजन, उसका मतलब है कि मान लो अपने राष्ट्र के किसी स्टेट में उपद्रव हो रहा है, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, बलवा हो रहा है, दंगा हो रहा है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, हिंसा पे उतर रहे हैं, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग गया। राष्ट्रपति शासन लग गया मतलब राष्ट्रपति का शासन वहाँ पे है, और अब केंद्र के संरक्षण में वो स्टेट है, और केंद्र अपनी शक्ति के माध्यम से उसको शांति व्यवस्था बना के रखेगी। सेक्शन 144 ऑफ CRPC वहाँ कर्फ्यू लगा के रखेगी ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। और मान लो पूरे भारत में विप्लव हो जाए, उपद्रव हो जाए, तो फिर पूरे भारत में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो उस समय केंद्र के हाथ में पूरी सत्ता होती है, स्टेट्स की पावर नहीं चलती है। स्टेट को भी कौन संरक्षित करता है? सेंटर करता है। तो वो एकता इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय एकता इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय अखंडता इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये अपन ने उसमें आदर्शों में देख लिया था, जो संविधान की आपकी पृष्ठभूमि है, जिसको हम प्रीएम्बल कहते हैं, उसमें ये अधिकार दिए गए हैं। वहीं आगे की बात करते हैं यदि हम, तो हमने कहा जी हमने पिछली बार देखा था, अब हाँ हम नीति निर्देशक तत्वों की बात कर लेते हैं। हालांकि इसमें और भी कुछ पॉइंट थे जो बताए थे। प्रजातंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत किया गया है। इसमें धर्मनिरपेक्षता मौलिक अधिकारों में भी अभिव्यक्त हुई है, मौलिक अधिकारों में भी अभिव्यक्त हुई है धर्मनिरपेक्षता। ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकारों में धर्मनिरपेक्षता की बात ना की गई हो, सेक्युलरिज्म जिसे हम कहते हैं। मौलिक अधिकारों में से भारतीय राज्य लोक कल्याणकारी स्वरूप साकार हुआ है। जो मौलिक अधिकार हैं वो लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य मतलब ऐसा राज्य जो कैसा वेलफेयर है, वो विकास की बात तो करता है, अवरुद्ध करने की बात नहीं करता, आगे बढ़ने की तो बात करता है, पीछे घटने और
सिमटने की बात नहीं करता, घूमने फिरने की बात तो करता है, लोगों को एक जगह संकुचित करने की बात नहीं करता, अपने दिल बड़े खोल के रखने की बात करता है। मतलब लोक कल्याणकारी राज्य, जहाँ पे लोक कल्याण की बात हो, लोगों के विकास की बात हो, लोगों के उन्नति की बात हो, लोगों के उद्योग धंधों के विकास की बात हो, अपने गांव, शहर, जिले, कस्बे, स्टेट और राष्ट्र की उन्नति की बात हो, वो बात कहाँ करते हैं अपन? मौलिक अधिकारों में बात करते हैं। मौलिक अधिकार दिए इसलिए गए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सारी पूरे विश्व की या कहीं की भी जो इकाई है, एक यूनिट है, वो है मानव है। मानव यदि सुरक्षित है, संरक्षित है, उसका विकास हो रहा है, उसको मतलब क्या कहते हैं, पोषण प्रॉपर मिल रहा है, उसका सब कुछ ठीक है, तब इस समाज में एक परिवार सुगठित होता है, उसमें होने वाले, उत्पन्न होने वाले बच्चे स्वस्थ, सुंदर और बड़े होते हैं, राष्ट्र का आगे जाके पालन पोषण करते हैं और राष्ट्र को संभालते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से? मानव से। यदि मानव संरक्षित है, सुरक्षित है, विकसित है, तो राष्ट्र तो विकसित हो ही जाएगा। तो स्टार्टिंग कहाँ है? मानव मात्र से। तो मानव मात्र को मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार दिए गए हैं मतलब रोटी, कपड़ा और मकान। बड़ी बड़ी बात, छोटी बात, स्वच्छ जलवायु मिले, स्वस्थ सुंदर पानी पीने को मिले, रहने को सुंदर घर मिले, सब कुछ बढ़िया हो। इसके अलावा इतना ही नहीं, वहां पे लोग एक दूसरे को कोई मारे काटे नहीं, कोई किसी को लूटे घसोटे नहीं, कोई किसी को परेशान नहीं करे, और सब विकास की बात करें। मतलब शिक्षित हों, संस्कार मिले, उनको समय पे शिक्षा दीक्षा मिले, उसके हिसाब से पोषण मिले। तो वो सारी प्रोटेक्शन कहाँ मिल रहे हैं? आपको मूल अधिकार में मिल रहे हैं। वहाँ पे आर्टिकल 21 ये अलग से जोड़ा गया था, जिसमें शिक्षा के अधिकार की बात की गई थी, जो कि पहले नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत थी कि सभी को शिक्षा सुनिश्चित की जाना चाहिए। तो वहाँ चाहिए था, यहाँ पे कंपलसरी कर दिया। मैंडेटरी प्रोविजन कहाँ पे है? फंडामेंटल राइट में। ये कैसे है? मूल अधिकार है। मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बताया था कि मूल अधिकार को हम सीधा एग्जीक्यूट करा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के माध्यम से, और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के माध्यम से, जो जिसे हम रिट कहते हैं। और रिट 5 प्रकार की थी, वो भी बताया था मैंने। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, एक परमादेश है, एक उत्प्रेषण है, एक आपकी अधिकार प्रक्षा है, और ऐसे करके 5 रिट्स हैं जो टोटल संरक्षण प्रदान करती हैं। इसके अलावा PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको कहते हैं लोकहितवाद। लोकहितवाद के अंतर्गत वो विषय लिए जाते हैं जो ज्वलंत हैं या ऐसे विषय जिससे मानव जाति प्रभावित होती है, चाहे वो जलवायु से संबंधित हो, चाहे वो पानी से संबंधित हो, चाहे वो स्त्रियों और बच्चों से संबंधित हो, चाहे CTBT या परमाणु बम से संबंधित हो। मतलब जो ऐसी कोई घटना है या कोई ऐसी चीज है जो बड़े समुदाय को प्रभावित करती है, तो वो उस पर लोग PIL परमानेंट इंटरेस्ट लिटिगेशन लगा सकते हैं। और एक पत्र मात्र भी, जैसे आपके स्टूडेंट्स का कोई हित है, या कोई टीचर्स के बड़े समूह का हित है, या हमारे किसी एक बड़े संस्थान का हित है, और संस्थान से मतलब किसी बड़े लोकेलिटी का हित है, जो हित छुपा हुआ है और जिसको लोग नुकसान हो रहा है, पता पड़ा कि कारखाना शहर के बीच में खुल गया या बीच में कचरा डंप किया जाता है, तो उससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसा मामला है कि इससे ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो वो लोगों के स्वास्थ्य को बेकार कर रहा है, अस्वस्थ कर रहा है लोगों की जलवायु को नष्ट कर रहा है, पीने के पानी को खराब कर रहा है। तो उससे संबंधित PIL में एक लेटर भी यदि न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को लिखा जाता है, तो वो उनकी सच जांच कराते हैं, और जांच कराने के माध्यम से, जांच कराने के बाद में वो सही पाते हैं, तो उस रिट को, उस एप्लीकेशन को या उस पत्र आपको उसका सिर्फ लेटर को क्या समझ लेते हैं? एक रिट समझ लेते हैं, और उसके आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। तो रिट का अधिकार भी दे रखा है जो मूल अधिकारियों को सीधा एग्जीक्यूट करा सकता है। समाजवादी स्वरूप मैंने बता ही दिया, समाजवादी कैसा होता है? कमजोर वर्ग के प्रति अधिकार। जो कमजोर वर्ग हैं, जैसे मैंने कहा था आपको, 3 लोगों में दौड़ हो रही है, एक स्वस्थ है, एक बीमार है और एक हैंडीकैप है, तो तीनों की दौड़ जो होगी समानता की दौड़ नहीं होगी। समानता की कब होगी? जब स्वस्थ दौड़ें, हैंडीकैप दौड़ें, अस्वस्थ दौड़ें, या अस्वस्थ को स्वस्थ किया जाए, हैंडीकैप को, उसका हैंडीकैप जो पना है वो खत्म करके उसको मुख्य धारा में खड़ा किया जाए, तब वो एक होंगे और एक साथ उनकी दौड़ होगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उसी परिप्रेक्ष्य में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जो SC ST OBC के लिए की गई, या महिलाओं और बच्चों के लिए संरक्षण की बात की गई, ताकि वो समाज की मुख्य धारा में आ सकें, और समाज की मुख्य धारा में आएंगे तो फिर देश का और समाज का विकास होगा। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो वहीं उन्होंने कहा है, मौलिक अधिकारों के कमजोर वर्ग के प्रति विशेष स्थान रखा गया है, जैसे कि छुआछूत को हटा दिया गया, जो अनटचेबिलिटी है, जिसमें मैंने कहा था आर्टिकल 17 के माध्यम से
इस छुआछूत को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। 18 के विशेष अधिकार गुरु युक्त वर्ग की मान्यता से प्राप्त किया गया है। कर्तव्य में कहा गया है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। ऐसी प्रथाएं, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो महिलाओं से संबंधित और कोई उनको नीचा दिखाने, दोषित करने या जीवन में असम्मानी जीवन तक पहुंचाने के लिए कार्यरत हैं, ऐसे सारे के सारे एक्ट, ऐसे सारी की सारी गतिविधियां, ऐसी प्रथाओं को रोक दिया जाना चाहिए और स्त्रियों के सम्मान को बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करके कमजोर वर्ग को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। आर्टिकल 23 के द्वारा बेगार और जबरदस्ती श्रम करवाना अपराध ठहराया गया। भाई कोई व्यक्ति काम कर रहा है किसी के लिए तो उसका अधिकार बन जाता है काम करते ही साथ कि उसको उससे संबंधित श्रम या मजदूरी मिले जो अपर्याप्त ना हो, पर्याप्त मात्रा में हो, जितने की स्टैंडर्ड फॉर्म में चल रही है, उससे कम नहीं मिलेगी और उसको बिना मतलब वेतन के काम नहीं कराया जाएगा। अब अपन देखते हैं इसी में आगे नीति निर्देशक तत्वों के दार्शनिक आधार पर आदर्श। दार्शनिक आधार मतलब फिलॉसफी के आधार पर। अब लोक कल्याण और समाजवादी सिद्धांत की बात करते हैं। लोक कल्याणकारी है तो इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करे, कैसी? ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करें, भरसक कार्य साधक के रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करें। मतलब सीधी बात है, लोक कल्याण और लोक उन्नति कब हो सकती है? जब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर स्तर पर न्याय हो, समाज में लोगों को सम्मान मिले, लोगों को समाज में मौका मिले, किसी को रोका टोका नहीं जाए, किसी को ये नहीं कहा जाए कि भाई तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुमको इसको करने का अधिकार नहीं है। जबकि क्या कहा जाए, हम सब एक हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सबको सब कुछ करने का अधिकार है, कोई किसी को रोकेगा टोकेगा नहीं, बल्कि आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आर्थिक रूप से कोई कमजोर है तो उस वर्ग को आर्थिक रूप से ऊपर उठाने की कोशिश की जाए। राजनीतिक रूप से सबको मौका मिले, ऐसा नहीं कि एक बंदा या एक पार्टी हमेशा से, जैसे कि राजाओं के चलते थे, राजा के बाद एक उत्तराधिकारी के उत्तराधिकारी चलते रहते थे, वो राजा के पुत्र ही राजा बनेगा, तो ऐसा नहीं हो। यहाँ पे सबको मौका मिले, सबको बढ़ने का, पढ़ने का और अपने विकास का पूरा मौका मिलना चाहिए। ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत भी बात कही गई है। निदेशक में कहा गया है कि राज्य लोगों के जीवन मान को सुधारने का प्रयत्न करेगा। जीवन मान मतलब जीवन के जो कंडीशन है, पता पड़ा कि एक व्यक्ति गरीब है और मजदूरी करता है, उसको 200, 500, 250 रुपये मिलते हैं दिन भर के, तो वो 200, 250, 500 में क्या अपना जीवन बिताएगा? तो उसकी उस उन्नति को आगे बढ़ाया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। उसमें पाई जाने वाली जो गलत आदतें हैं, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना या पाउच मुंह में पूरे टाइम दबा के रखना, तो उसमें उसकी आधी से ज़्यादा जो कमाई एक चली जाती है। अब बाकी जो बची वो उसका उपयोग खाने पीने में हो जाता है खर्च, तो क्या उसके बच्चों का विकास हो सकता है? उनको प्रॉपर कपड़े, रहने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो इसके अलावा अनुसूचित जाति और आदिम जातियों के कल्याण के लिए विशेष ध्यान देगा। ठीक है, ये कैसा है? लोक कल्याणकारी राज्य के बारे वाली बात है ये। स्त्री पुरुष समानता के आधार पर कार्य करेंगे। भाई किसी को कम या ज़्यादा नहीं माना जाएगा। यदि स्त्रियां किसी काम को कर रही हैं, पुरुष भी उसी काम को कर रहे हैं, तो पता पड़ा पुरुषों को अधिक और स्त्रियों को कम वेतन मिल रहा है, तो असमानता नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने दोनों ने समानता सा काम किया और दोनों को समान माना जाएगा। रोजगार के अवसरों की अभिवृद्धि करेगा। स्टेट का क्या कर्तव्य है कि रोजगार के अवसरों की वृद्धि करे। रोजगार के अवसरों की वृद्धि करें मतलब रोजगार उपलब्ध यदि हम कराएंगे तो लोगों को काम मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा तो लोग काम करेंगे, काम करेंगे तो उनको वेतन मिलेगा, वेतन मिलेगा तो उनकी स्थिति अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। पता पड़ा कम लोगों के पास काम है, रोजगार की अव्यवस्था है, लोगों की आवश्यकताएं हैं ही, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फिर वो क्राइम करते हैं। कोई लूट करता है, कोई चोरी करता है, कोई हत्या करता है, कोई खसोट करता है, कोई किसी को मारता पीटता है, कोई किसी की वस्तु छीन लेता है। जब हम रोजगार देंगे, सबको काम होगा, सबके पास काम होगा, सब लोग सब मिला के काम करेंगे। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। अब उनका दिमाग खाली है, खाली तो इसलिए है क्योंकि कोई काम नहीं है। एक दूसरा आवश्यकता तो है ही, पेट भगवान ने दिया है तो उसको भरने के लिए उसका परिवार है, उसके बीबी हैं, बच्चे हैं, तो उनका पालन पोषण कैसे हो? तो कुछ तो करेगा। खाली है, कुछ काम नहीं है, तो फिर वो गलत काम करेगा और क्राइम बढ़ाने में मददगार होगा।
अपराध बढ़ेगा। तो कोशिश क्या करेंगे, रोजगारों की व्यवस्था हो। स्टेट क्या करेगा, रोजगार बढ़ाएगा ताकि लोगों को काम मिल सके, और काम मिलेगा तो वो अपने आप ही गलत कामों की तरफ से जाने से बच जाएंगे। और वहीं उन्होंने कहा, यदि अनेक ऐसे तत्व हैं जिन पर चलकर राज्य लोक कल्याण और समाजवादी सिद्धांतों की स्थापना कर सकेगा। ये पहला पॉइंट था आपने नीति निर्देशक तत्वों मतलब डायरेक्ट प्रिंसिपल्स के अंतर्गत। वहीं दूसरा था गांधीवादी दर्शन। गांधीवादी दर्शन क्या है? गांधीवादी दर्शन है साइलेंट मोशन जिसे हम कहते हैं, धीरे से चलने वाला, आत्म शांति के साथ चलने वाला, आत्म विकास के साथ चलने वाला, दूसरों को साथ में लेके चलने वाला, शांति व्यवस्था बनाए रखने वाला, किसी से लूटने खसोटने छीनने झपटने का काम नहीं करने वाला, और अपनी बात को सत्याग्रह के मामले के माध्यम से मनवाने वाला, वो गांधी दर्शन है। उसमें हम जो लिखा है वो पढ़ता हूं प्रेम। गांधी जी अहिंसा और मानव द्वारा श्रम की गरिमा पर आधारित समाज के निर्माण का आदर्श सामने रखते थे। क्या रखते थे? मानव द्वारा श्रम की गरिमा, भाई हम श्रम करेंगे, हम सूत काटेंगे, हम अपने कपड़े पहनेंगे, और इसी आधार पे उनने इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य को की नींवें हिला दी थी कि हम असहयोग करेंगे, हम सविनय अवज्ञा करेंगे। सविनय अवज्ञा मतलब हाथ जोड़ के आपकी बात नहीं मानेंगे, आपकी बात नहीं माननी हमको, प्लीज हम आपकी बात नहीं मानेंगे। सविनय अवज्ञा कर दी। सहयोग आंदोलन, हम आपको सहयोग नहीं करेंगे आपकी कानून व्यवस्था में, आपको चलाने में, हम आपके कपड़े नहीं पहनेंगे, आपकी दी हुई वस्तुएं नहीं लेंगे, हम अपना रोजगार बनाएंगे, हम अपना सूत काटेंगे, हम अपने कपड़े पहनेंगे। हमारी आवश्यकता कम है, हम उनको आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए सत्य अहिंसा पे चलेंगे और खूब मस्त रहेंगे, खूब मेहनत करेंगे, शरीर को स्वस्थ रखेंगे, मन को प्रसन्न रखेंगे और अपने लोगों की मदद करके आगे बढ़ेंगे। ये गांधीवादी दर्शन है। अनुच्छेद 43 से 50 जो अपना कहां पे है, अजय आपके जो संविधान है उसका भाग 4 है नीति निर्देशक सिद्धांतों का, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स का, उसमें 43 से 50 तक के वस्तुतः गांधीवादी दर्शन से अनुप्रमाणित हैं। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, मैंने बताया आपको भी। पंचायती राज की स्थापना करना, पंचायती राज पंचायत जो गांव स्तर हैं, जो हमारी यूनिट है छोटी छोटी गांव की, जहां पर सबसे पहले विकास की आवश्यकता है, विकास वहीं से होगा। मैंने कहा मानव मात्र की, पूरे संसार की मानव इकाई क्या है? मानव है। क्यों है? सबसे पहली यूनिट कौन है? मानव है। मानव से मिलकर एक परिवार बनता है, परिवारों से मिलकर एक छोटी सी गांव बनती है, छोटे से गांव से कई गांव से मिलकर एक कस्बा बन गया, वो कई कस्बों से मिलकर एक तहसीलें बन गई, तहसील से मिलकर एक कई तहसीलों से मिलकर एक जिला बन जाता है, और जिलों से मिलकर एक स्टेट बन जाती है, संभाग बनता है, फिर स्टेट बनती है, और ऐसे राष्ट्र बन जाता है। तो शुरुआत पंचायती राज व्यवस्था से, कि वहीं से हम कानून व्यवस्था लाएंगे ना, वहीं से लोगों को व्यवस्थित करेंगे ना, अनुशासित करेंगे, नियमित करेंगे, उनको व्यवस्थाएं देंगे, परफेक्ट रूप से उनको आगे बढ़ने का मौका देंगे। हम यहीं से अनुशासन सिखाएंगे। एक छोटे बच्चे से हम अनुशासन सिखाएंगे ना, हम क्यों जाके सीधे अपने स्टेट में और राष्ट्र में बात करेंगे लाके लोगों से? नहीं, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। जब एक एक यूनिट हमारी सुधर जाएगी तो अपने आप राष्ट्र सुधर जाएगा, अपने आप राष्ट्र में शांति व्यवस्था हो जाएगी, अपने आप से राष्ट्र विकास हो जाएगा। ये निर्बल वर्ग को विशेष संरक्षण, ठीक है, जो निर्बल बल है उसे विशेष संरक्षण दिया जाएगा। भाई जहां पे संरक्षण की आवश्यकता है वहां संरक्षण मिलेगा, जहां संरक्षण की आवश्यकता नहीं है वहां संरक्षण नहीं मिलेगा। कैसे कहा हमने कि भाई कोई किसी को लूटे नहीं, कोई किसी को खसोटे नहीं, कोई किसी को कोई संपत्ति ना छीन ले, तो उस कानून व्यवस्था के माध्यम से उस कमजोर वर्ग को प्रोटेक्शन दिया जाएगा, है ना। कुछ होते हैं दबंग है तो वो अपना सुरक्षा व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन सब तो अपनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर सकते, और वो भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ लोगों पे अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। तो वो उनको कंट्रोल में रखना, किसी पे अत्याचार ना करें, दूसरे जिनको शोषित किया जा रहा है उन पर शोषण ना हो, ये दोनों ही कंडीशन है। नशीली वस्तुओं के इस्तेमाल पर पाबंदी, जो नशीली वस्तुएं होंगी जिसको हम अभी बाद में एक्ट बना, मादक पदार्थों का अधिनियम ना पर रोक, तो वो जो एक्ट है एनडीपीएस जिसको कहते हैं, जो एनडीपीएस है वो एनडीपीएस बाद में बना है, और एनडीपीएस एक्ट के माध्यम से नशीले पदार्थ पर रोक की बात की गई है कि भाई उसकी कितनी से कितनी मात्रा रखी जा सकती है, और उससे थोड़ी सी मात्रा बढ़ जाए तो अपराध में आ जाएगी, और उससे थोड़ी बढ़ जाए तो बड़े अपराध में आ जाएगी। क्योंकि नशीला पदार्थ जो है व्यक्ति के मन मस्तिष्क को दिग्भ्रमित कर देता है, दूषित कर देता है, उसकी विकास की संभावनाएं रुक जाती हैं, वो कुंठित हो जाती हैं, उसकी भावनाएं कुंठित हो जाती हैं, मन कुंठित हो जाता है, बुद्धि दिग्भ्रमित हो जाती है, भुलावे में पड़ जाती है, वो अपने आप को कुछ और समझने लगता है। जबकि एक्चुअल में कंडीशन जहाँ की तहाँ हैं, समस्याएं जहाँ की तहाँ हैं, आवश्यकताएं जहाँ की तहाँ हैं, लेकिन वो अलग दुनिया में पहुँच जाता है। और जब नशा उतरता है
तो पता पड़ा नाली में पड़ा है, गंदगी में पड़ा है, कुटा पिटा पड़ा है, एक्सीडेंट हो गया है, हाथ पैर टूट गए हैं, तो वो इससे हो रहा है नशे इस प्रकार से। और दूसरा, नशे में नशीली वस्तुएं जो है सस्ती थोड़ी आती हैं, महंगी आती हैं। वो महंगी महंगी वस्तुएं महंगा नशीला पदार्थ लेता है, मुश्किल से कमाया पैसा उसमें सारा चला जाता है। परिवार को जिन पैसों की आवश्यकता है उन पैसों का उपयोग वो नशीले पदार्थ में कर देता है। वो नशा करने के बाद अपनी बीवी को पीटता है, बच्चों को पीटता है, उनको परेशान करता है, उनके अधिकारों को हनन कर देता है। जो बढ़ने में उनके पैसे लगने चाहिए थे, उनके कपड़ों पे पैसे लगने चाहिए थे, उनके रहने खाने की व्यवस्था में लगना चाहिए था, वो पैसे उस नशीले पदार्थ में खर्च कर दिए। तो ऐसे नशीले पदार्थ पर पाबंदी लगे। पशुपालन को आधुनिक ढंग से करने का बढ़ावा देना चाहिए। पशुपालन, कैसे पशु को अच्छे से रखा जाए, कैसा बढ़िया उनकी व्यवस्था हो, सारी मतलब हाइजीनिक हो सारी व्यवस्थाएं, ताकि स्वस्थ दूध मिले, शरीर मतलब जो जानवर हैं वो स्वस्थ रहें, उनसे मिलने वाली चीज़ें की प्रोडक्शन अच्छा हो और अच्छी कंडीशन में वो मिले। तो ये गांधीवादी दर्शन है जो हमको आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देता है। और ये आपका गांधीवादी दर्शन भी आपके लोक कल्याणकारी राज्य और नीति निर्देश सिद्धांतों के अंतर्गत और फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत भी रखा गया है। वहीं आती है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। इंटरनेशनल लेवल पे भी शांति व्यवस्था हो, पीस हो। पता पड़ा एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पे, दूसरा राष्ट्र तीसरे राष्ट्र पे आपस में खींचतान कर रहे हैं, बाउंड्री बना दी इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा शांति के लिए कि भाई सब अपनी अपनी बाउंड्री में रहेंगे, कोई किसी को लूटने खसोटने की कोशिश नहीं करेगा, कोई किसी की सीमाओं में जाके आतंकवाद नहीं फैलाएगा। तो ये सिद्धांत भी इसके अंतर्गत है। भारतीय संविधान का प्रेरक दर्शन मानव को सृजनात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ाना है। सृजनात्मक मतलब कंस्ट्रक्टिव, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। माने एक होती है संरचनात्मक सोच और एक होती है विध्वंसात्मक सोच। और संरचनात्मक सोच जो है नई नई चीज़ों का आविष्कार, नए नए चीज़ों को खोजना, नया नया कुछ करना, उसमें मन लगाना, उससे विकास की बात करना, लोगों में प्रेम और सामंजस्य की बात करना हो सकती है। और वहीं डिस्ट्रक्टिव है, आपने देखा होगा डिस्ट्रक्टिव मतलब जो तोड़ने फोड़ने की बात करते हैं, जो आतंकवाद फैलाने की बात करते हैं, भाई हम अपने राज्य की सीमाएं बढ़ा लें तो हम दूसरे राज्य को दबा लें, परेशान कर दें। तो डिस्ट्रक्टिव सोच और कंस्ट्रक्टिव, तो सृजनात्मक सोच के बारे में बात करता है। आपको पता होगा तोड़ने में समय कम लगता है, जोड़ने में समय बहुत ज़्यादा लगता है। एक मकान बनाने में आपको पता पड़ा 6 महीने लग गए, और मकान को गिराना हो तो कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी? कुछ सेकंडों में, कुछ मिनटों में हम उसमें डायनामाइट लगा के उड़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो बनाने जो संरचनात्मक कार्य हैं वो पुरुषार्थपूर्ण काम है, जहां पे हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है, और डिस्ट्रक्टिव कामों में हमको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, वो नष्ट भ्रष्ट करने में समय कम लगता है। इसलिए कहा जाता है कि हमको अपना भविष्य बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और भविष्य और अपने आप को नीचे गिराने में सेकंडों का समय लगता है, हम नीचे गिरा सकते हैं। तो पुरुषार्थपूर्ण काम करें, इसकी ओर बढ़ावा देता है। यह तभी संभव है जब विश्व में शांति की शक्तियों का प्रोत्साहन होगा। मतलब उसने इसलिए वो आपने देखा होगा CTBT जैसे जो समझौते थे उन पे कि भाई परमाणु अप्रसार संधि के परमाणु बम का निर्माण कोई नहीं करेंगे, लेकिन हालांकि सब राष्ट्रों ने, भारत ने भी किया, आवश्यक था। क्यों किया? कि भाई सामने वाली शक्ति के पास यदि परमाणु बम है तो हमारे पास भी होना चाहिए, क्योंकि ये इतना आवश्यक है, क्योंकि पता पड़ा आपके पास तलवार है तो मेरे पास भी तलवार है, तो आप कम से कम आप ये सोच के तलवार नहीं उठाएंगे मेरे ऊपर कि इनके पास भी तलवार है। इसलिए इंडिया ने भी कोशिश की, क्योंकि अमेरिका ने तो अपना संप्रभुत्व तो जमा लिया था, अपनी बात अपना तो प्रयोग कर लिए, और दूसरे राष्ट्रों को रोक रहे थे वो। तो जो CTBT है, परमाणु अप्रसार संधि जैसे समझौते किए जाते हैं ताकि राष्ट्रों में विश्व में शांति व्यवस्था रहे कि भाई इस परमाणु बम का प्रयोग आप संरचनात्मक कार्यों में करें, आपसे रिएक्टर बनाएं, आप परमाणु भट्टी बनाएं, ना कि परमाणु बम बनाएं। तो वो कब हो सकता है? जब पूरे राष्ट्रों में सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, तभी शांति व्यवस्था रहेगी। तभी तो पता पड़ा कि आज पाकिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर अटैक होते रहते हैं, या चाइना हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, या हम चाइना के ऊपर अटैक करते रहते हैं। अब सोचो रहे कितनी शक्ति का अपव्यय होता है। अब भले ही अब वो सामने वाला अटैक कर रहा है तो हमको प्रोटेक्शन करना पड़ेगा और जवाबी कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, उसमें हमारा भी शक्ति व्यय हो रहा है, हमारे ही हथियार खर्च हो रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारे हथियार, हमारी शक्ति, हमारी सेना, हमारे आदमी वहाँ काम नहीं कर रहे हैं, तो समय अपव्यय हो रहा है ना। यदि वहाँ से मान लो सब शांति व्यवस्था हो, वहाँ से बीच में तार फेंसिंग की जगह, गोली बारूद की जगह लोग एक दूसरे को फल फ्रूट दें, आदान प्रदान करें, शांति से रहें, प्रेम से रहें, तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, विकास ही विकास है। लेकिन नहीं होता ऐसा, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। अब नीति निर्देश तत्वों में जो आर्टिकल 51 है में कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा दे। राज्य का कर्तव्य है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बढ़ावा दे। राज्य राष्ट्रों के माध्यम से
न्याय तथा सम्मानपूर्वक संबंध को बनाए रखने का प्रयास करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संधियों का सम्मान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का हल पंच फैसलों और आपसी वार्ताओं द्वारा निपटाने की रीति को बढ़ावा दिया जाए। मतलब वही बात है कि गोलीबारी से नहीं, बैठ के हम बात करेंगे, बैठ के हम समझौता करेंगे, 5 लोगों की बात सुनेंगे, जिसको हम कहते हैं ना पंच फैसला, जिसको कहते हैं 5 लोगों को न्यायाधीश बना के उनकी बात, उनकी राय मान के ही हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमने देखा। इसके अलावा संविधान के दार्शनिक आधार पर आदर्श का आलोचनात्मक मूल्यांकन यदि हम करें तो यहाँ देखते हैं विपरीत ध्रुवों को मिलाने का असफल प्रयास है। ऐसा नहीं होता कि सब राष्ट्र एक से हो जाएंगे, सब शांति व्यवस्था की बात करेंगे। तो वहीं लिखा है भारतीय संविधान के दार्शनिक तत्व एक तरफ समाजवादी दर्शन का पोषण करते हैं, दूसरी ओर उदारवाद पूंजीवादी मान्यताओं का है। पूंजीवाद के मानव स्वतंत्रता और प्रतियोगिता के सिद्धांत को संविधान व्यक्ति की प्रगति के लिए आवश्यक समझता है तथा साथ ही सामाजिक नियंत्रण भी। फलतः हम समाज का स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं दे सके हैं। मतलब सीधी बात है कि जो सैद्धांतिक बात होती है उसका सिद्धांत हमें हमेशा देखना। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, आप भी उनसे कई साइंस के स्टूडेंट होंगे। आइडियल मशीन की कल्पना की जाती है, लेकिन आइडियल मशीन जो है, आदर्श मशीन है, बनी नहीं आज तक, और उसमें फ्रैक्शंस रहते ही हैं। कोई भी आइडियल मशीन की तरह काम नहीं कर सकता। ऐसे ही कोई भी सिद्धांत या कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी अपना देश पूरा का पूरा आदर्शवाद का सिद्धांत नहीं अपना सकता। यदि सामने वाला अटैक कर रहा है तो हम कब तक अपना दूसरा गाल करते रहेंगे? हमको उसको समझाना पड़ेगा, रिएक्ट करना पड़ेगा बराबरी से।